बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज, आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। वर्ल्ड न्यूज के सेगमेंट में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्वास्थ्य के क्षेत्र की, रणनीति के क्षेत्र की, रक्षा के क्षेत्र की और साझेदारी के क्षेत्र की हर बड़ी खबर से आपको एक एक करके रूबरू कराएंगे और उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर उन क्षेत्रों के विशेषज्ञ क्या कुछ नजरिया रखते हैं वो भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बात कर रहे हैं ईरान, अमेरिका, इजराइल की, जहां पर मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहा है और इन तमाम बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के बीच सीजफायर वार्ता जारी है। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर वार्ता लगातार जारी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की उम्मीद भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अंतिम फॉर्मूले पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने बातचीत में धीमी प्रगति की है। अमेरिका तेजी से लगातार किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ईरान की गैर दिलचस्पी इस बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचने में बाधा बन रही है। तो अमेरिकी प्रतिनिधि लगातार मध्यस्थता कर रहे हैं ताकि ईरान, अमेरिका और इजराइल इनके बीच चल रहा खाड़ी के देशों का यह अंतर्द्वंद जो 28 फरवरी से शुरू हुआ समाप्ति की ओर पहुंचे। बहरहाल इन तमाम चीजों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की उम्मीद जाहिर की है और कहा कि दोनों पक्ष फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, आइए आपको सुनवाते हैं, फिर मेहमान का रुख करेंगे। Let's put it this way. Iran has no navy. They have no air force. They have very few soldiers. They have no leadership. The leadership, the original leadership is wiped out. As I said, the second leadership is wiped out. Some of the third leadership is wiped out. Their economy is crashing. They have 250% inflation. They have everything that you can have that's bad. They have. And then if you read the New York Times, you think they're doing fantastically. It's amazing. Now, our country, on the other hand, has the best stock market we've ever had. We have, with the exception of the oil for a short period of time because of the war. Other than that, we have very little inflation. The country is doing fantastically. We're leading the world. We have $18 trillion being invested in the country in just 11 months, whereas the past administration, Sleepy Joe, had less than $1 trillion, and we have $18 trillion, which is a record for any country anywhere in the world. The record was $3 trillion, and we have 18 coming into our country. That's 11 months. And when will that be felt by people? It's being felt in now. Gas prices. Well, you see it in construction jobs because factories are being built all over the country, auto plants, it's being built. We have more auto plants under construction now than we had during our prime. इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान, विदेश मामलों की जानकार इकबाल ममदानी जी जुड़ रहे हैं। इसका स्वागत, शुक्रिया आपका। लगातार मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट उलझा सुलझा सा नजर आ रहा है। कभी स्थिति ज्यादा उलझ जाती है, कभी बातों से पता चलता है कि शायद सुलझ रहा है। और इन तमाम चीजों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट कि दोनों देश प्रगति पर हैं कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, लेकिन ईरान का डिसइंटरेस्ट बाधा बन रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? धन्यवाद कुणाल जी। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको समझा दूं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर की बात चल रही है, शांति वार्ता को लेकर दुनिया भर की निगाहें उस पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सचमुच समझौता होने वाला है या फिर बातचीत पिछले कई दौरों की तरह अधूरी रह जाएगी। अगर जमीन की हालात देखें तो तस्वीर एकदम मिलीजुली आपको दिखाई देगी। कुछ ऐसे संकेत है जो समझौते की संभावना बढ़ा रही है, जबकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अंतिम समय में पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार भी सकती है। कारण यह है कि लंबे तनावों के बाद अमेरिका में भी एक नए बड़े सैन्य संघर्ष का बचना, मुझे लगता है कि बचना चाहता है। खास करके अमेरिका पहले कई अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर व्यस्त है। ऐसे में व्हाइट हाउस पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है कि पश्चिम एशिया में एक और लंबी लड़ाई से बचा जाए। ठीक है। दूसरा कारण ये भी मुझे लग रहा है कि ईरान की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था वर्षों से दबाव में है। तेल निर्यात, बैंकिंग और विदेशी निवेश पर असर काफी पड़ा है उसका। यदि अगर किसी प्रकार का समझौता होता है तो आप ये समझिए कि ईरान को आर्थिक राहत जरूर मिल सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि खाड़ी देशों के कई ऐसे खिलाड़ी भी है क्षेत्र के अंदर जो स्थिति को स्थिरता चाहते हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान जैसे देश नहीं चाहते कि युद्ध दोबारा भड़के, क्योंकि इसका सीधा असर उनके व्यापार पे। लेकिन सर, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रिसेंट
कि हम कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं, ईरान डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है। तो उसका एक नजरिया सिक्के का ये पहलू भी तो हो सकता है कि ट्रंप इससे एग्जिट चाहते हैं, लेकिन ईरान इस युद्ध को अब खींचना चाहता है। वो दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि दैट आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अमेरिका अलोन बाय माय साइड। मेरे साथ जब कोई भी नहीं खड़ा था तो भी मैं इस युद्ध का सामना करता रहा, और अब जब मैं जीत के मुआयने पर हूं, मुझे बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे चीन रशिया का साथ है, तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा अमेरिका को। निकुलाल, देखिए इसे ऐसा देख सकते हैं हम कि ईरान का जो कहना है वो पहले समझौते की है, लेकिन बाद में जिस तरीके से अमेरिका की नीतियां बदल गई, दूसरी तरफ अमेरिका का संदेह है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह सीमित करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका को ये भी है कि उसका ऐसा भी कहना है कि कई नेता है जो ईरान के प्रति नरम रुख विरोध करते हैं। आप देखिए कि ईरान के भीतर भी कट्टरपंथी घड़ा अमेरिका पर भरोसा करने के खिलाफ है, जो अब बहुत कट्टर माने जाते हैं। इसलिए दोनों सरकारों के लिए घरेलू राजनीति भी चुनौती बनी हुई है। अमेरिका एक तरफ जहां चाहता है कि ईरान क्षेत्र में अपने प्रभाव और सहयोगी संगठनों की गतिविधियों को सीमित करे, वहीं ईरान इसे अपनी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा मानता है। यहाँ मुद्दा वार्ता का सबसे कठिन अध्याय एक तरीके से मैं उसको देख रहा हूँ। अगर वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करें हम, तो ऐसा लगता है कि पूर्ण और ऐतिहासिक समझौता तुरंत होना जो है वो आसान नहीं है, लेकिन सीमित या चरणबद्ध समझौते की संभावना काफी मुझे मजबूत दिखाई दे रही है। यानी कि पहले युद्ध विराम की को स्थायी बनाया जाए, फिर कैदियों की अदला बदली हो, फिर कुछ आर्थिक प्रतिबंधियों में राहत दी जाए, उसके बाद परमाणु और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर आगे बातचीत की जाए। तो कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ये सबसे बड़े व्यावहारिक रास्ता एक तरीके से है, और अगर हम सूत्रों की माने तो दोनों पक्ष फिलहाल फेस सेविंग फार्मूला जो है वो खोज रहे हैं। मतलब ऐसा भी लग रहा है कि सर कि नागरिकों को, हाँ, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी या डोनाल्ड ट्रंप की स्टैंड बाय क्रेडिबिलिटी, उनकी इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी, यहां पर कितनी बड़ी बाधा बन रही है यहां पर कंक्लूजन में पहुंचने के लिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अभी कह रहे हैं कि हम जल्दी चाहते, ईरान लेट लतीफी कर रहा है, कल को वो युद्ध में और आगे बढ़ जाए। बोले कि नहीं, हमने तो अपनी आत्मरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, फिर ठंडा हो जाए। और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान की संप्रभुता, एनरिच्ड यूरेनियम पर कॉन्क्रीट कोई डिसीजन, ये कितना महत्वपूर्ण। ईरान कह रहा है कि नहीं, शब्दों से काम नहीं चलेगा। आप तो अपने ही अमेरिकन में शब्दों के आगे स्टैंड नहीं करते, ये तो वर्ल्ड कम्युनिटी की बात है। कुणाल, मैंने जैसे कहा कि दोनों ही जो पक्ष है वो फेस सेविंग फार्मूला ढूंढ रहा है। मतलब ऐसा रास्ता जिसमें अमेरिका अपने नागरिकों को यह कह सके कि उसने ईरान को झुकाया, और ईरान अपनी जनता को यह कह सके कि उसने अपने राष्ट्रीय हितों में समझौता नहीं किया। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को अगर देखें तो अक्सर अंतिम समझौता इसी प्रकार के संतुलन पर आधारित होता है। खास करके अभी बात करें तो आप देखिए कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है वो सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं है। इसके पीछे तेल बाजार, वैश्विक बाजार मार्ग गिन लो, अगर खाड़ी देशों की सुरक्षा गिन लो, चीन की रणनीति देख लो, रूस का हित और पश्चिम एशिया का भविष्य भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। यही एक कारण है कि जिसके चलते मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस वार्ता को सिर्फ एक सीज फायर नहीं, बल्कि आने वाले कई वर्षों की भू राजनीतिक दिशा तय करने वाली प्रक्रिया के रूप में भी देख रही है। अगर मौजूदा स्थिति का हम निष्पक्ष आकलन किया जाए तो समझौतों की संभावना लगभग 50 से 60% मुझे दिखाई दे रही है। समझौतों की संभावनाओं को बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि लेबनान और इजराइल के बीच भी समझौता हो रहा है। सर, लौट रहा हूं आपके पास इसी बीच बड़ी खबर, क्योंकि जब समझौते, शांति वार्ता और सीजफायर की बात हो रही है, इसी बीच बड़ी खबर, इजराइल और लेबनान युद्ध विराम पर राजी हुए हैं, सहमत हुए हैं। हिजबुल्लाह के पीछे हटने की शर्तें लागू हुई हैं। वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। लेबनान सीमा से सैन्य बल हटाए जाएंगे। हालांकि उत्तरी इजराइल में सायरन अब भी बज रहे हैं। पिछले दिनों जो संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ, लेबनान ने आईडीएफ इजराइल पर आरोप लगाया कि सीज फायर की धज्जियां उड़ाई गई, दक्षिणी लेबनान पर हमले हुए और ब्यूफोर्ट किले पर आईडीएफ ने कब्जा किया। यह बता रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ। अब जब आईडीएफ ने ब्यूफोर्ट पर कब्जा कर लिया, उसके बाद वॉशिंगटन डीसी में लेबनान और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ और शर्तें भी लागू की गई। बहरहाल वॉशिंगटन में जब समझौता हुआ उसके बाद क्या कुछ वहां पर से बयान आए हैं, आइए आपको बयान सुनवा देते हैं, फिर सीधे मेहमान का रुख करेंगे। Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire.
The ceasefire is contingent on a complete cessation of Hezbollah fire and the evacuation of all Hezbollah operatives from the South Litani sector. The two sides agreed, with the guidance of the United States, to swiftly advance the creation of pilot zones in which the Lebanese armed forces will take exclusive control of the territory to the exclusion of all non-state actors. These steps will enable progress towards a comprehensive peace and security agreement. All countries affirm the future relationship between Israel and Lebanon must be decided by the two sovereign governments. They reject any attempt by any state or non-state actor to hold Lebanon's future hostage. Israel and Lebanon reaffirm that they have no hostile intent toward one another, committed to continuing direct negotiations to build confidence. रिप्रेजेंटेटिव क्या कुछ कहते नजर आए, युद्ध विराम कितना लंबा चलेगा और क्या यह माना जाए कि पूर्ण रूप से समझौता हो गया आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच? ममदानी सर कैसे देख रहे हैं? पहले भी शांति समझौता हुआ था, डेडलाइन डिसाइड कर ली गई थी, उसके बाद अचानक से सदन लेबनान पर हमला किया आईडीएफ ने, ब्यूफोर्ट पर कब्जा कर लिया और अब फिर से ये वॉशिंगटन पहुंच गए हैं बहुत कुछ अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन नहीं, दिस इज द फाइनल वन। कुणाल जी देखिए, सबसे पहला सवाल है कि क्या वास्तव में इजराइल और लेबनान के बीच में जो है वो सीज फायर हुआ है? तकनीकी रूप से तो हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत में अभी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। यही कारण है कि सीज फायर की खबर आने के बावजूद उत्तरी इजराइल में सायरन बजने की घटना जिस तरीके से आपने कही सामने आ रही है, यानी कि आप समझ लीजिए कागज पे युद्ध विराम है और जमीन पर शांति, दोनों अलग अलग बात है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात है कि इसे आप एक समझिए कि इसे पूरी समझौता का केंद्र जो है वो हिजबुल्लाह है। इजराइल की मुख्य मांग यही है कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान के पीछे हटे और सीमा के नजदीक अपनी सैन्य मौजूदगी कम करे। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती तो पूरा समझौता खतरे में पड़ सकता है। यही वजह है कि इजराइल केवल लेबनान सरकार को नहीं बल्कि हिजबुल्लाह की गतिविधियों को पूरी तरीके से देख रहा है। और आप यही समझिए कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि लेबनान सरकार की शक्ति जो है वो सीमित है, जबकि हिजबुल्लाह का अपना सैन्य और राजनीतिक ढांचा है। यानी अगर सरकार सहमत भी हो जाए तब भी ये जरूरी नहीं है कि हर स्तर पर हिजबुल्लाह पूरी तरह पीछे हट जाएगा। यहीं से भविष्य का खतरा जो है वो शुरू होता है। हमेशा अमेरिका की भी जो भूमिका क्यों खास करके इसके अंदर महत्वपूर्ण मानी जाती है कि वॉशिंगटन में हुई बैठक जो है केवल औपचारिक कूटनीति नहीं थी। अमेरिका इसे पूरे समझौता का मुख्य गारंटी बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर उत्तरी सीमा शांत होती है तो इजराइल का सैन्य दबाव कम होगा और पूरे क्षेत्र में तनाव घट सकता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि सीज फायर टिकाऊ बने। और अगर बात करूं कि क्या इजराइल भी समझौता का उसके फायदा है, तो पहला फायदा ये है कि उत्तरी सीमा में लगातार रॉकेट हमले का खतरा कम होगा। दूसरा ये कि इजराइल अपनी सेना और संसाधनों के अन्य मोर्चों पर केंद्रित रह सकेगा। और तीसरा फायदा यह है कि उत्तरी इलाकों में विस्थापित हुए हजारों नागरिक वापस लौट सकेंगे। और लेबनान का जो फायदा बहुत बड़ा लेकिन मुझे ममदानी नजर आ सर, रहा है, कई लेबनान पहले से ही इंटरनेशनल गंभीर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी कि ये संघर्ष विराम परमानेंट संघर्ष विराम में तब्दील होगा? इससे पहले भी एक संघर्ष विराम हुआ। कई एक्सपर्ट्स ने तो यह भी कहा कि देखिए आईडीएफ ने और अमेरिका ने बड़ी चालाकी की, शानपट्टी की, संघर्ष विराम तोड़ दिया, सदन लेबनान में एंटर किया, ब्यूफोर्ट पर कब्जा कर लिया जो उनकी वो टारगेट थे, और अब कह दिया कि नहीं चलो अब संघर्ष विराम। अब धीरे धीरे भविष्य में फिर वो संघर्ष विराम तोड़ेगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर कहेगा संघर्ष विराम। ऐसे में तो नुकसान सिर्फ लेबनान को होता जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा जो मुझे खतरा नजर आ रहा है कि एक मिसाइल हो या एक ड्रोन हो या एक गलत अनुमान। पश्चिम एशिया में खास करके कई बार ऐसा हुआ है कि छोटी घटना ने पूरे युद्ध विराम को ही खत्म कर दिया। यानी दोनों सरकारें सीज फायर चाहे फिर भी जमीन पर कोई स्थानीय घटना जो है बड़ा संकट पैदा कर देती है। अच्छा, दूसरा हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो यही वही सवाल है कि जिस पर पूरा समझौता टिका हुआ है। हिजबुल्लाह खुद को केवल एक सैन्य संगठन नहीं बल्कि प्रतिरोध आंदोलन बताता है। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से पीछे हटना उसके लिए एक समझ लीजिए राजनीतिक रूप से आसान नहीं होगा। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट जो है जी समझौते को नाजुक समझौता कह रहे हैं। और अगर मैं बात करूं ईरान पर, ईरान के प्रभाव हिजबुल्लाह के लंबे समय इस खबर पर सर मैं लौट के नहीं, मैं ठीक है, मैं ईरान पर वही पूछ रहा हूं, मैं घूम के फिर वही आ रहा हूं, क्योंकि शुरुआत में ईरान अमेरिका के बीच जो शांति वार्ता टूटी उसमें था
ईरान नाराज हुआ कि लेबनान पर आईडीएफ ने या इजराइल ने हमला क्यों किया, क्या, और उसके बाद खटास में पड़ा। अब जब शांति समझौता हुआ है तो क्या माना जाए? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक कि भाई लेबनान पर या हिजबुल्लाह पर अटैक नहीं होगा, ये इसकी गारंटी मिलनी चाहिए। अब समझौता हो गया वॉशिंगटन में, तो ईरान को थोड़ा सा कूल डाउन होने का मौका मिला होगा और वो अपने मसले भी आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल, इससे कोई दो राय नहीं है। ये समझ लीजिए कि समझौता केवल इजराइल और लेबनान का मामला नहीं है, इसके पीछे सीधा सीधा ईरान, अमेरिका और पूरा पश्चिम एशिया की जो है वो राजनीति जुड़ी हुई है। देखिए, समझौता टिक सकता है अगर निष्पक्ष विश्लेषण करें तो ये अल्पकाल में आप एक तरीके से समझिए कि इसके टिकने की संभावना काफी अच्छी है, क्योंकि अभी सभी पक्ष बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन दीर्घकाल में चुनौतियां बहुत बड़ी है। दीर्घकाल में चुनौतियां तो बड़ी हैं ही, और इन तमाम चुनौतियों के बीच कई लोग तर्कस के तीर अन्य अन्य क्षेत्रों में छोड़ रहे हैं। सर, इसी बीच लौट रहा हूं आपके पास, अगली खबर जुड़ी हुई है वाणिज्य से, आर्थिकी से। बड़ी खबर स्पेस एक्स की, बात एलन मस्क की। बड़ी खबर जहां पर एलन मस्क की कंपनी अब आईपीओ लगाएगी। स्पेस एक्स ने शेयर कीमत तय कर दी है। स्पेस एक्स ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है। एक शेयर का दाम एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने $173 रखा है, और जैसे ही एंट्री हुई वॉल स्ट्रीट के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। अब तमाम इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, इस आईपीओ से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अनिश्चितता के माहौल में एलन मस्क का यह दाव, ममदानी सर, कैसे आप देख रहे हैं? अगर ये आईपीओ सफल होता है तो ये समझ लीजिए कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है, और एलन मस्क की ताकत जो है वो नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। सबसे पहले देखिए, एक मैं चीज आपको बताना चाहूंगा। आप जिस तरीके से आपने कहा $173 प्रति शेयर वाली जो जानकारी है, ताजा रिपोर्ट के अनुसार स्पेस एक्स में लगभग $135 प्रति शेयर पर आईपीओ लाने की योजना बनाई है। आप एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिए, हो सकता है मेरी भी गलती हो। कंपनी करीब $75 अरब डॉलर जो है वो जुटाने में लगभग लगी हुई है, यानी कि $1.5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन हासिल करने का उसका लक्ष्य है। अच्छा, ये आप ये समझ के चलिए, आज स्पेस एक्स केवल रॉकेट बनाने वाली कंपनी नहीं बची। इसके पास सैटेलाइट, इंटरनेट नेटवर्क, स्टारलिंक, ये अमेरिका रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में बड़ी भूमिका इसकी एक तरीका से है। भविष्य में एआई, स्पेस डेटा सेंटर और मंगल मिशन जैसे प्रोजेक्ट भी इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, एलन मस्क जो है इतने साल से आईपीओ से बचते रहे, फिर अचानक उन्होंने आईपीओ क्यों लाया, ये दिलचस्प एंगल है। पहले मस्क जो है वो कहते थे स्पेस एक्स तब तक पब्लिक नहीं होगा तब तक मंगल मिशन पर्याप्त परिपक्व नहीं हो जाता। अब अचानक आईपीओ लाने का फैसला बताता है कि कंपनी को अगले चरण की विशाल फंडिंग की जरूरत है। ये पैसा जो है एक तरीके से समझ लीजिए सिर्फ रॉकेट में नहीं, स्टारलिंक विस्तार में नहीं, स्टारशिप प्रोग्राम में नहीं, स्पेस आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, सैन्य और रक्षा प्रोजेक्ट के अलावा चंद्र और मंगल कार्यक्रम के अंदर इसके सबके लिए भारी पूंजी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा आप ये समझ लीजिए कि स्पेस एक्स वास्तव में स्पेस कंपनी है। ये भविष्य की सबसे बड़ी एआई कंपनी बनने की तैयारी कर रही है। अच्छा, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हाल के महीनों में जो मस्क ने एआई और स्पेस एक्स को जोड़ने की जो दिशा में कई कदम उठाए हैं, कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि आने वाले वर्षों में स्टारलिंक नेटवर्क और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पेस एक्स की असली कमाई का स्रोत बन सकती है, आप समझ लीजिए। और आईपीओ जो है एक तरीके से आसानी से सफल मुझे लगता है हो जाएगा, सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एलन मस्क का जो ब्रांड है, स्पेस एक्स की तकनीक स्टारलिंक की तेजी से बढ़ती आई, अगर बात करें रक्षा क्षेत्र में बढ़ती भूमिका, अच्छा, निवेशकों में जिस तरीके से भारी उत्साह दिख रहा है, इसी वजह से मुझे लगता है कि निवेशकों में काफी उत्साह जो है देखना है कि भैया अपकमिंग डेज में बिल्कुल कैसा रिएक्शन आता है। ये आप देखिए, ये आप खतरा इसके अंदर देख सकते हैं कि कई एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रखी गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार स्पेस एक्स को वास्तविक मूल्य से काफी ऊपर आंक रहा है। कंपनी अभी भी भारी निवेश कर रही है, और इसीलिए जो सिलेक्टिव टीम है वो इन तमाम रूट कॉजेस पर काम भी कर रही है। काफी बड़ा दर्ज किया गया है। लौट रहा हूं मैं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर जर्मनी से, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से झटका लगा। तो यूएनएससी चुनाव में जर्मनी हार गया। जर्मनी सुरक्षा परिषद का चुनाव हारा है। ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल नए सदस्य देश चुने गए हैं। अब कहा गया कि रूस ने जर्मनी के खिलाफ माहौल बनाया
और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को बड़ा झटका लगा है। तो यूक्रेन समर्थन के कारण यह हार हुई है। स्टेटमेंट भी आ गया है जर्मनी से, जहां पर जर्मनी यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबर के तौर पर उम्मीदें देख रहा था, झटका लगा और कहा गया कि जर्मनी ने जो यूक्रेन का समर्थन किया उसकी वजह से ऑस्ट्रिया जो रूस है उसने उसका विद्रोह किया, रूस ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया। बहरहाल क्या कुछ रिएक्शन आया है जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, आइए आपको सुनवाते हैं। Our rocket solid support for Ukraine. It is no secret that Russia does not want such a voice at the table in the Security Council that campaigned against us. It also may have cost us votes that Germany must always assume a special responsibility for Israel with regard to the Middle East conflict. We will continue to live up to our historical responsibility, even if at the time we criticize specific policies of the current government. There's our rock-solid support for Ukraine. It is no secret that Russia does not want such a voice at the table at the Security Council that campaigned against us. It also may have cost us votes that Germany must always assume a special responsibility for Israel with regard to the Middle East conflict. We will continue to live up to our historical responsibility, even if at the time we criticize specific policies of the current government. यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जर्मनी परमानेंट मेंबरशिप को लेकर लगातार कयास लगा जा रहा था, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल बाजी मार गए और जर्मनी के हाथ खाली रह गए। जी ममदानी सर। देखिए कुणाल, इसे देखिए खबर दिखने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन कूटनीतिक दुनिया में इसे जर्मनी की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हारों में से एक माना जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स ने इसे सिर्फ यूएनएससी के चुनाव की हार नहीं, बल्कि आप समझिए कि वैश्विक राजनीतिक में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत भी मान रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा कि संयुक्त राष्ट्र में सबसे शक्तिशाली संस्था है यूएनएससी। यहीं से आप समझिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, शांति सेना भेजी जाती है, सैन्य कार्रवाई की अनुमति दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। इस बार 2027-28 का जो कार्यकाल के लिए जो चुनाव हुआ, पश्चिम यूरोपीय समूह की 2 सीटों के लिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल मैदान में थे। नतीजा ये आया कि ऑस्ट्रिया को 131 वोट मिले, पुर्तगाल को 134 मिले, जर्मनी को 104 वोट मिले और जर्मनी चुनाव हार गया। अब जर्मनी जैसा शक्तिशाली देश अगर हार गया है, यहीं से असली कहानी एक तरीके से शुरू होती है। जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, संयुक्त राष्ट्र को सबसे ज्यादा फंड देने वाले देशों में शामिल है, यूरोप की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में गिना जाता है। इसके बावजूद हार होना सामान्य बात नहीं है। ठीक कहा जाता है कि रूस ने पर्दे के पीछे खेल किया है। इसके पीछे जर्मन विदेश मंत्री ने खुलकर जो आरोप लगाया है कि रूस के कई देशों के बीच जर्मनी के खिलाफ माहौल बनाया, कारण साफ है, जर्मनी यूक्रेन को लगातार समर्थन दे रहा है। रूस नहीं चाहता था कि सुरक्षा परिषद में एक और मजबूत यूक्रेन समर्थन आवाज पहुंचे, लेकिन आप ऐसे मानिए कि ये पूरी कहानी एक तरीके से नहीं है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि ग्लोबल साउथ की जो है वो नाराजगी है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में कई देशों की ये धारणा बनी है कि जर्मनी यूक्रेन पर बहुत भूखा है, लेकिन अन्य संघर्षों पर उतना सक्रिय नहीं दिखता। कुछ देशों ने जर्मनी की इजराइल नीति पर भी असहमति जताई है। जर्मनी की कूटनीति की जो कमजोरियां है वो ऐसे मान के चलिए कि जर्मनी ने विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव से पहले पर्याप्त लॉबिंग नहीं हुई वहां पर। कई देशों के साथ लोग उस पर डबल स्टैंडर्ड के आरोप भी लगा रहे हैं और इन्हीं डबल स्टैंडर्ड के आरोपों की वजह से आज जर्मनी को इस हार का सामना करना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे महत्वपूर्ण सेशन में इन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से अपना नजरिया देने के लिए। और इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आते हैं।